गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे आर.एल. स्टीवनसन के जीवन दर्शन के बारे में, वॉकिंग टूर्स के बारे में। हमारी 4 क्लासेज इस पर हो चुकी है। आप लोग जरूर से वो 4 क्लासेज देखें। आपको बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश करी है। मैं एक बुरा टीचर हो सकता हूँ, लेकिन आपको जब आप उन वीडियोस को देखकर वापस से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जरूर से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, बहुत सारे एल्यूजन समझ में आएंगे। थोड़ा सा ऐसे लंबा है, इसलिए हमारी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बहुत आराम से लेकर के चलूँ और आराम से हम लोग प्रत्येक ऐसे को और प्रत्येक पोएम और पोइट्री को कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ तक हमारी बात हो गई थी वहाँ तक आप वीडियो को भी देखें और वापस से टेक्स्ट को अपने आप पढ़ें। आज हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कि ही इज नन ऑफ योर एथलेटिक मैन, कि हेजलिट जो है कोई दिखावा करने वाला या कोई एथलेटिक मैन नहीं है जो दिन में 50-50 मील चलता हो। उसके लिए तो 3 घंटे ही चलना एक आदर्श है। एंड देन ही मस्ट ए वाइंडिंग रोड। और लास्ट में स्टीवनसन हेजलिट को कहते हैं कि वो एक एपिक्योर की तरह है, जिसको लास्ट में वाइंडिंग रोड चाहिए, प्रत्येक मोड़ पर नया नजारा चाहिए। यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद में यहाँ पर ये एपिक्योर जो लिखा हुआ है, ये स्टीवनसन ने हेजलिट के लिए लिखा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टीवनसन ने हेजलिट को किस नाम से पुकारा है अपने ऐसे के अंदर, तो एपिक्योर कहा है। आगे देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं आज। Yet there is one thing। अब पीछे तो वो सपोर्ट कर रहा था स्टीवनसन, किसका? हेजलिट का, उसकी बातों का। लेकिन यहाँ पर वो अपना विरोध दर्शा रहा है कि एक चीज है ऐसी, आई ऑब्जेक्ट इन दीज वर्ड्स ऑफ हिज। मतलब मुझे उसके शब्दों में, बाकी सारी चीजें ठीक है उसकी, लेकिन एक बात से दिक्कत है। क्या है वो बात? वन थिंग इन द ग्रेट मास्टर्स प्रैक्टिस। एक चीज है जो उस ग्रेट मास्टर, यानी कि ग्रेट मास्टर किसको कहा है? हेजलिट को कहा है। मुझे हेजलिट की एक चीज से दिक्कत है, दैट सीम्स मी नॉट होली वाइज। ये कह रहा है कि वो जो चीज है वो मुझे पूरी पूरी तरह समझदारी से भरी हुई नहीं लगती है। मतलब उसकी वो बात जो है वो समझदारी पूर्ण नहीं है। क्या है वो बात? आई डू नॉट अप्रूव। मैं अप्रूव नहीं करता हूं ऑफ दैट लीपिंग एंड रनिंग। ये कहता है कि चलते समय भागना या कूदना, ये समझदारी पूर्ण नहीं है, मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूँ। अब क्यों नहीं करता हूँ, उसका रीजन आगे बताया। बोथ ऑफ दीज हरी द रेस्पिरेशन। ये कहता है कि दोनों ही सांस लेने की गति को बढ़ा देते हैं। जब आप चलते हुए कूदते हैं या भागते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो शरीर को थका देने वाली, एकदम से थका देने वाली होती है, तो उससे आपका हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है या आपकी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, आप हांफने लग जाते हैं। दे बोथ शेक अप द ब्रेन आउट ऑफ हिज ग्लोरियस ओपन एयर कंफ्यूजन। ग्लोरियस ओपन एयर कंफ्यूजन का मतलब होता है प्रकृति का नशा। क्या होता है? प्रकृति का नशा। आपको उस प्रकृति के नशे से बाहर ले आती हैं, आपके दिमाग को उस गहरे नशे से, उस गहरे आनंद से मुक्त कर देती है और आपको हाँफने पर मजबूर कर देती है। आपको अपने फिजिकल नीड्स जो होती है उन पर कंसंट्रेट करने के लिए मजबूर कर देती है। क्या? लीपिंग और रनिंग। तो इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। एंड दे बोथ ब्रेक द पेस। वो आपकी गति को तोड़ देते हैं। आप निश्चित नियत चाल से जो चल रहे होते हैं, ये दोनों उन दोनों में ये दोनों जो है आपकी नियत चाल में हर्डल पैदा करते हैं। अनइवन वॉकिंग इज नॉट सो एग्रीएबल टू द बॉडी। ये कहते हैं कि कभी तेज चलना, कभी धीरे चलना, अनइवन तरीके से, कभी आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, कभी आप कूदने लग जाते हैं, कभी भागने लग जाते हैं, तो ये शरीर के लिए बहुत सही नहीं है। एंड इट डिस्ट्रैक्ट्स एंड इरिटेट्स द माइंड। ये आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट भी करता है और इरिटेट भी करता है, आपके दिमाग को तंग भी करता है और
भटकाता भी है। Whereas इसकी जगह when once you have fallen into a equable stride, जब आप एक नियत लय में आ जाते हैं, ये कहते हैं कि इसकी जगह पर अगर आप फॉलन इनटू का मतलब गति पकड़ लेते हैं, इक्वेबल स्ट्राइड नियत लय में आ जाते हैं, इट रिक्वायर्स नो कॉन्शियस थॉट फ्रॉम यू टू कीप इट अप। जब आप एक नियत गति में आ जाते हैं तब आपका कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता है, आपको उस पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है चलने पर, या आपको चलने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, ये आप एक तरीके से ऑटो पायलट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बीच में अपनी गति को ऊपर नीचे करेंगे, बिगाड़ेंगे, तब आप जरूर से आपको अपने चलने की वापस गति में, वापस लय में आने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो जब आप एक इक्वेबल स्ट्राइड में आ जाते हैं, स्ट्राइड का मतलब होता है लय, इक्वेबल का मतलब बराबर, इट रिक्वायर्स नो कॉन्शियस थॉट फ्रॉम यू टू कीप इट अप। इसको बनाए रखने के लिए फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। येट इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम थिंकिंग अर्नेस्टली ऑफ एनीथिंग एल्स। यहाँ पर ये विरोधाभासी बात कर रहे हैं अपने आप से। देखिए ये कह रहे हैं जब आप चलते हैं तब आप एक नियत चाल में आ जाते हैं, नियत लय में आ जाते हैं, तब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दिमाग लगाने की अगर जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब अपना दिमाग तो फ्री हो गया ना। अब जब दिमाग फ्री हो जाता है तब हम कुछ और चीजों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन चलना जो एक्टिविटी है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप बिजी रहते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका दिमाग पूर्ण रूप से फ्री है कि आप बहुत सारी दूसरी कठिन चीजें सोच पाए। तो यह आपको जो दूसरे विचार है आपके दिमाग में वो भी आने से रोकते हैं, और आपको बिजी, एक तरीके से बिजी भी कर देते हैं, और बिजी करने के कारण आप बहुत सारी अलग चीजें नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आपको चलने के अंदर भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जब ये दोनों चीजें मिट जाएंगी आपके शरीर के अंदर या आपकी आत्मा के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, तभी तो प्रकृति से मिलने की वो शांति या फ्रीडम मिलेगी आपको। तो इसलिए चलने को बेहतर बताया है। हम लोग इसको वापस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा ऐसे है, इसलिए आप वीडियो को एक बार वापस से देख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक निटिंग, बुनाई करने के जैसे। ये कहता है कि जब आप नियत चाल में आ जाते हैं तब आपको उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करने पड़ते। अब जैसे औरतें होती है वो बुनाई करती रहती है, स्वेटर की बुनाई करती है, तब उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपनी सलाई किधर से डाले, किधर से निकाले। उनका दिमाग एक नियत लय में आ चुका होता है, फिर अपने आप वो अपने हाथों को चलाती रहती हैं और साथ में चुगलियां भी करती रहती है। लाइक द वर्क ऑफ ए कॉपिंग क्लर्क, ये एग्जाम्पल है एक निटिंग करने वाले का, और दूसरा एग्जाम्पल है कॉपिंग क्लर्क। देखिए पुराने जमाने में जब प्रिंटर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी या फोटोकॉपी की मशीनें नहीं हुआ करती थी, तब एक पोस्ट हुआ करती थी कॉपिंग क्लर्क की, जिसका काम बस यही होता था कि वो लेटर्स को कॉपी करता था, एक लेटर से दूसरा लेटर बना देता था सेम टू सेम। अब वो उसके कंटेंट पर ध्यान नहीं देता था, उसका काम होता था बस उसको कॉपी करना। तो वो ये काम करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता था कि उसके हाथों को जरूरत नहीं पड़ती थी सोचने की, वो कुछ और बातें कर सकता था साथ साथ में। तो जैसे निटिंग करते हैं यानी कि बुनाई करते हैं, या कॉपिंग क्लर्क अपने काम को करता है, उसी तरीके से आप बिना सोचे समझे चल सकते हैं, आप ऑटो पायलट हो जाते हैं। इट ग्रेजुअली न्यूट्रलाइजेज एंड सेट्स टू स्लीप द सीरियस एक्टिविटी ऑफ द माइंड। ये कहता है कि ये धीरे धीरे आपके दिमाग में जो सीरियस एक्टिविटी चलती है उनको सुला देता है जब आप चलते हैं। तो जब आप चलते हैं तब धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, न्यूट्रलाइजेज एंड सेट्स टू स्लीप, मतलब यह आपके दिमाग में जो सीरियस एक्टिविटी चल रही होती है उनको शांत कर देता है, आपके दिमाग को शांत कर देता है, और आप प्रकृति के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। वी कैन थिंक ऑफ दिस और दैट। ये कहते हैं कि आप इधर उधर की बातों को सोच सकते हैं हल्की फुल्की या लाफिंगली, हंसते हुए। लाइक ए चाइल्ड, एज ए चाइल्ड थिंक, जैसे एक बच्चा सोचता है। आपको बहुत सीरियस चीजें करने की जरूरत नहीं होती, या सीरियस चीजें करने में आपका दिमाग नहीं जाता। जब आप बहुत दूरी तक चल लेते हैं या चलते हैं
तब आप इधर उधर की छोटी मोटी बातें सोच सकते हैं, जैसे एक बच्चा सोचता है। आप हल्की फुल्की बातें हंसते हुए सोचते हैं। या क्या कर सकते हैं, एज वी थिंक इन द मॉर्निंग डोज, जैसे हम सुबह उठते हैं नींद लेने के बाद, एक गहरी और शांत नींद लेने के बाद, तब कुछ देर तक या चाय पीने तक हमारा दिमाग किसी सीरियस थॉट को नहीं सोचता है। हम इधर उधर की हल्की हल्की फुल्की बातें, हमारे जो सपने में कुछ बातें आई होती है, या बहुत ऐसी बातें जो एक तारतम्यता में नहीं होती है, बहुत गहरा विचार नहीं होता है या गहरा साहित्य नहीं होता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऊँघते रहते हैं। तो उस प्रकार की बातें होती है जो हम चलते टाइम सोचते हैं। तो ये 2 एग्जांपल दिए, जैसे एक बच्चा सोचता है या सुबह उठने के बाद सोचते हैं। वी कैन मेक पंच और पजल्स आउट एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स क्या होते हैं? हमारे पुराने टाइम में जब अखबार आते थे, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उसके अंदर कुछ वर्ड्स की पजल्स दी हुई होती थी। कुछ डब्बे काले किए होते थे, कुछ डब्बे 5 अक्षर के, 6 अक्षर के एक साथ छोड़े हुए होते थे। फिर उनमें अपने को पहला-पहला वर्ड सोचने के लिए कुछ हिंट्स दिए होते थे। तो उनको मिलाकर वर्ड्स बनाने होते थे हिंदी के, इंग्लिश के। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो वी कैन मेक पंच मतलब हम शब्दों के साथ खेल सकते हैं। जब हम चल रहे होते हैं तब हम भारी काम तो नहीं करते, लेकिन ऐसे हल्के फुल्के काम, जैसे शब्दों के साथ खेलना और वो पजल्स बनाना, या ट्रिफल इन ए थाउजेंड वेज विद वर्ड्स एंड राइम्स। ट्रिफल का मतलब होता है खेलना, खिलवाड़ वैसे तो, पर यहाँ खेलना है। ये कहते हैं कि हम लोग हजारों तरीके से किसी वर्ड्स को या राइम्स को, मतलब तुकबंदियों के साथ खेल सकते हैं। अगर किसी गहरे साहित्य की रचना करनी होगी तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी तुकबंदियां कर सकते हैं, गाना गुनगुना सकते हैं, हल्की फुल्की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसमें हमारा दिमाग बहुत ज्यादा ना थकता हो। बट वेन इट कम्स टू ए ऑनेस्ट वर्क, ऑनेस्ट वर्क का मतलब सीरियस वर्क, जब बात ऑनेस्ट वर्क करने की आती है, वेन वी कम टूगेदर ourselves together for an effort, जब हम खुद को समेटने की कोशिश करते हैं किसी ऑनेस्ट वर्क को करने के लिए, वी में साउंड द ट्रम्पेट, ये कहते हैं कि हम लोग कितना ही जोर से, ए लाउड एंड लॉन्ग एज वी प्लीज, कितना ही जोर से और कितनी ही देरी तक हम जब ट्रम्पेट को बजाते रहें। पूरी बात को समझे। व्हेन इट कम्स टू ऑनेस्ट वर्क, व्हेन वी कम टुगेदर ourselves together for an effort, we may sound the trumpet as loud and long as we please। ये कह रहे हैं कि जब बात किसी ऑनेस्ट वर्क को करने की है, जब किसी सीरियस वर्क को करने की है, और तब हम खुद को समेटने की कोशिश करें, तब हम चाहे जितना जोर से, ट्रम्पेट का मतलब होता है भोंपू या तुरई, हम चाहे जितना जोर से ट्रम्पेट को बजाएं और चाहे जितनी देर तक बजाएं, द ग्रेट बैरन्स ऑफ द माइंड, बैरन्स का मतलब होता है जमींदार या सामंत। पुराने समय में क्या होता था, जब राजा युद्ध करने जाता था तब एक तरीके से ट्रम्पेट को बजाता था, जोर से बजाता था। तो वो ट्रम्पेट इसलिए बजाता था ताकि उसके सामंतों तक, उसके जमींदारों तक ये सूचना पहुंच जाए, और वो लोग एक ही झंडे के नीचे, राजा का वो झंडा होता था उसके नीचे आके खड़े हो जाए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए, अपनी अपनी सेना की टुकड़ियों को साथ में लेकर आए। तो ये कह रहा है कि जब हम लोग किसी सीरियस वर्क को करने जाते हैं तब हम लोग चाहे जितना जोर से बजाएं, जब यात्रा कर रहे होते हैं, द ग्रेट बैलेंस ऑफ माइंड, दिमाग के जो सामंत हैं, दिमाग के जो ग्रेट बैलेंस हैं, विल नॉट रैली टू द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है झंडा, वो उस झंडे के नीचे आकर के खड़े नहीं होंगे, बट सिट ईच वन एट होम, उनमें से प्रत्येक अपने घर पर बैठा होगा, वार्मिंग इट हैंड्स ओवर ओवर ऑन फायर, वो अपनी खुद की आग, सॉरी वो लोग उस झंडे के नीचे आके खड़े नहीं होंगे, चाहे तुम कितना ही जोर से और चाहे जितनी देर तक ट्रम्पेट को बजाओ, बट ईच वन एट होम वार्मिंग हिज हैंड्स ओवर हिज ओन फायर एंड ब्रूडिंग ऑन हिज ओन प्राइवेट थॉट, वो खुद के विचारों में डूबे रहेंगे, वो उस झंडे के नीचे आके खड़े नहीं होंगे, और उस घर पर जलती हुई खुद की जो आग होगी उस पर तापते रहेंगे, लेकिन उस ट्रम्पेट पर वो विचार नहीं करेंगे। कौन? ग्रेट बैरन ऑफ माइंड, मतलब जो दिमाग के बैरन से, जमींदार है, सामंत है, वो कभी भी, आप चाहे कितना भी जोर से ट्रम्पेट को बजाएं, वो आकर के आपके साथ खड़े नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि
जब आप रास्ते पर चलते हैं तब आप ग्रेट वर्क या कोई गहरी सोच वाले काम नहीं कर सकते हैं, आप छोटे छोटे काम ही कर सकते हैं, जैसे तुकबंदियों के साथ खेलना या कोई गाने वाने गुनगुना लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, इन द कोर्स ऑफ डेज वॉक, ये कह रहा है कि पूरे दिन चलने के दौरान यूशी आप देखते हैं देयर इज मच वेरिएंस इन द मूड। ये कहते हैं कि पूरे दिन जब आप चलते हैं तो आपके मूड के अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस आते हैं। कैसे वेरिएशंस? जब आप सुबह चलते हैं, फ्रॉम द एक्सहिलरेशन ऑफ द स्टार्ट एंड हैप्पी फ्लेम ऑफ द अराइवल, फ्रॉम द एक्सिलरेशन ऑफ द स्टार्ट एंड द हैप्पी फ्लेम ऑफ द अराइवल। यहाँ पर फ्लेम का मतलब फ्लेम बाइल है। तो आपने सुना होगा बेन जॉनसन का ए मैन इन हिज ह्यूमर या मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। यहाँ ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ये हंसी मजाक ह्यूमर वाला वो नहीं है। ह्यूमर का मतलब होता है एक आदमी के अंदर पुराने जमाने में माना जाता था कि 4 तरीके ह्यूमर होते हैं, ब्लैक ह्यूमर, येलो ह्यूमर, ब्लड ह्यूमर और फ्लेम। तो जिसके अंदर ये फ्लेम ह्यूमर होता है वो व्यक्ति सुस्त शांत प्रकार का व्यक्ति होता है, वो ज्यादा विचार करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, अपने दिमाग को ज्यादा एंड करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो क्या मूड के अंदर क्या चेंज आते हैं? एक्सिलरेशन का मतलब होता है उत्साह, अति उत्साह। क्या होता है? तो आप अति उत्साह से शुरू करते हैं, मतलब सुबह का जो मूड होता है जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तब आप अति उत्साहित होते हैं, और जब आप शाम को लौटते हैं, अराइवल, वापस आते हैं, तब आप हैप्पी फ्लेम। अब वो शांत और सुस्तपना जो है वो कोई दुखद नहीं है, वो सुखद है। हैप्पी फ्लेम ऑफ द अराइवल मतलब आप एक उत्साह से लेकर शांति तक का सफर तय करते हैं। द चेंज इज सर्टेनली ग्रेट, और ये चेंज जो है वो ग्रेट है, महान है। एज द डे गोज ऑन, जैसे जैसे दिन बीतता है, द ट्रेवलर मूव्स फ्रॉम द वन एक्सट्रीम टुवर्ड्स द अदर। ये कहता है कि आदमी जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बढ़ता है। एक छोर मतलब आदमी सुबह अपनी यात्रा पूर्ण उत्साह के साथ शुरू करता है और शाम को पूर्ण शांति की ओर, जब उसका दिमाग और शरीर पूर्णतः थक जाते हैं। लेकिन ये थकना कोई दुखद एहसास नहीं है, एक सुखद एहसास है, उसने दिन भर को एंजॉय किया है। He becomes more and more incorporated with the marital material landscape. वो इनकॉर्पोरेटेड मतलब मिल जाता है, घुल मिल जाता है प्रकृति के अंदर। जब आप सुबह यात्रा शुरू करते हैं तब आप नदियों, पहाड़, झरनों को क्या करते हैं? देखते हैं, उनको देखकर आनंद महसूस करते हैं। लेकिन जब शाम होने लगती है, आप पूरे दिन चल लेते होते हैं, तो उसके बाद में आप उन नदी, पहाड़, झरनों में घुल मिल जाते हैं, आप उनका एक हिस्सा बन जाते हैं। अब हिस्सा कैसे बनते हैं वो अगली स्लाइड्स में देखेंगे, कि जब प्रकृति आपको एक्सेप्ट कर लेती है, प्रकृति के जीव जंतु पक्षी आपसे डरे बिना आपको प्रकृति का हिस्सा मानकर आपको आपके पास आते हैं, आपको देखते हैं। इस प्रकार की बातें आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ कहता है ही बिकम्स मोर एंड मोर इनकॉर्पोरेटेड विद द मटेरियल लैंडस्केप एंड द ओपन एयर ड्रंकीनेस ग्रोज अपॉन हिम विद ग्रेट स्ट्राइड्स। ये कहता है कि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है आप प्रकृति के साथ मिलते जाते हैं, एंड ओपन एयर ड्रंकीनेस का मतलब नशा, जो प्रकृति का नशा होता है, जो चलने का नशा होता है, वो ग्रोज अपॉन, वो बढ़ता जाता है तेजी के साथ। ग्रेट स्ट्राइड का मतलब तेज गति से आप बढ़ता जाता है। अंटिल ही पोस्ट अलोंग द रोड, पोस्ट अलोंग का मतलब होता है अपनी लय से, नियत गति से चलना। पुराने टाइम में क्या होता था? नियत लय, नियत गति से चलना। पुराने समय में घोड़े होते थे जो पोस्ट ऑफिस नहीं होता, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो उनका रोज का काम होता था। तो उन घोड़ों को क्या होती थी? चलने की, एक ही तरीके से एक ही रास्ते पर चलने की आदत पड़ जाती थी। तो वो धीरे धीरे अपनी नियत गति से चलते रहते थे, उनको ना भागना होता था, नियत गति और नियत समय पर उनको कहीं पर पहुंचना होता था। इसलिए उनको ना ज्यादा तेज चलने की जरूरत होती, ना धीरे चलने की, ना ज्यादा रुकने की जरूरत होती थी। इसलिए उनको कहते हैं पोस्ट अलोंग। तो वहां से ये फर्स्ट वर्ड बना है पोस्ट अलोंग। तो ये कह रहे हैं कि अंटिल द पोस्ट अलोंग द रोड एंड सी एवरीथिंग अबाउट हिम, सी एवरीथिंग अबाउट हिम,
एज ए चीयरफुल ड्रीम। ये कहता है कि पूरे दिन का जो चलने के बाद आपको थकान होती है, तब प्रकृति के जो नज़ारे होते हैं आप उनमें खोने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे ये आपके सपने में कोई, चीयरफुल का मतलब खुश कर देने वाला, और ड्रीम का मतलब सपना, ये सब आपके उस सुखद सपने के अंदर चल रहा है। तो यात्रा कहाँ से शुरू होती है? एक्सिलरेशन। और कहाँ यात्रा जो है, शाम को जब आप अपनी सराय के अंदर लौटते हैं तो हैप्पी फ्लेम के साथ लौटते हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते हैं। आप प्रकृति के अंदर पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। वो नशा है वो बहुत तेजी से आपके ऊपर सवार होने लगता है और आप निश्चित यात्रा के अंदर जब आ जाते हैं, जब आप रोड के किनारे किनारे पोस्ट अलोंग जैसे वो घोड़ा चलता था, वैसे आप उस नियत गति से, उस नियत चाल से चलने लग जाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये सब कुछ आपके सपने में हो रहा हो। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, द फर्स्ट इज सर्टेनली ब्राइटर। जब यात्रा शुरू होती है, जब आप उत्साही होते हैं, तो वो ब्राइटर होता है, ज्यादा उत्साह के साथ होता है। बट द सेकेंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज थी जिसमें आप अति उत्साही होते हैं, बट द सेकेंड स्टेज इज मोर पीसफुल। शाम को जब थक जाते हैं तो वो ज्यादा शांति भरा होता है। तो आपकी यात्रा एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब उत्साह से शुरू होगी और पीस पर, शांति पर खत्म होगी। ए मैन डज नॉट मेक सो मेनी आर्टिकल्स टुवर्ड्स द एंड, नोर डज ही लाफ अलाउड। ये कहते हैं कि जब आप थक जाते हैं तब आप बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं बना पाते हैं। आर्टिकल्स का मतलब सिर्फ चीजें ही नहीं होता है, जैसे आर्टिकल्स का मतलब विचार, दिमाग की मेहनत आप नहीं कर रहे होते हैं, ना ही आप जोर से हंस रहे होते हैं, बट द प्योरली एनिमल प्लेजर्स, द सेंस ऑफ फिजिकल वेलबींग एंड द डिलाइट ऑफ एवरी इनहेलेशन। ये कहते हैं कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तब आप बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं बना रहे होते हैं, ना ही आप जोर से हंस रहे होते हैं, तो फिर क्या कर रहे होते हैं? बट द प्योरली एनिमल प्लेजर्स का मतलब क्या होता है? एनिमल प्लेजर का मतलब वो होता है जो जीव जंतुओं में और इंसानों में समान रूप से हो, जैसे भूख, प्यास, थकना, शरीर का थक जाना, इस प्रकार की चीजें जंतुओं में भी होती है, इस प्रकार की चीजें इंसानों में भी होती है। अब जैसे किसी गाड़ी को लेकर, कपड़ों को लेकर इंसानों को खुशी होती है, जानवरों को तो नहीं होती होगी, तो वो एनिमल प्लेजर नहीं है। एनिमल प्लेजर क्या है? सेंस ऑफ फिजिकल वेलबींग, मतलब उसका शरीर अच्छा रहना चाहिए। द डिलाइट ऑफ एवरी इनहेल, वो प्रत्येक सांस के अंदर खुशी ढूंढता है जब वो चल रहा होता है। उसको फिजिकल चीजों से, जो बाहरी चीजें हैं उनसे उनको मतलब नहीं रहता। ऑफ एवरी टाइम द मसल टाइटन डाउन, प्रत्येक प्रत्येक बार जब उसकी मसल टाइट होती है, द थाई की मसल, मतलब वो जब चलता है तब उसके थाई यानी जांग में जो तनाव पैदा होता है। कंसोल हिम फॉर द एब्सेंस ऑफ अदर्स। देखो, ये कह रहा है कि वो जो होता है, वो जो खिंचाव पैदा होता है, तो वो खिंचाव जो है वो दूसरी जो कमियां आई है सुबह के तुलना में, मतलब जब जब वो सुबह यात्रा शुरू करता है तब उसमें उत्साह होता है, उमंगे होती है, वो शाम तक तो कम हो जाती है, लेकिन उसकी पूर्ति, उसकी जगह कौन ले लेता है, उसकी पूर्ति कौन करता है? वो खिंचाव करता है। वो खिंचाव क्यों करता है? वैसे तो खिंचाव तकलीफ दे होता है, तकलीफ देता है, लेकिन उसको वो तकलीफ नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि उसने कितनी यात्रा कर ली है। एंड ब्रिंग हिम टू हिज डेस्टिनेशन स्टिल कंटेंट। इसलिए वो जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है, डेस्टिनेशन मंजिल पर पहुंचता है, तो फिर भी कंटेंट यानी कि फिर भी शांत, काम होता है, फिर भी उसके अंदर एक संतुष्टि होती है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट। तो वो एक संतुष्टि के साथ अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सुबह की उस उमंगों भरी, उत्साह भरी यात्रा को शुरुआत की जगह कौन ले लेता है? वो थकान, वो तनाव, वो उसका थाई में जो खिंचाव पैदा होता है चलते समय, वो चीजें उस सुबह की उमंगों की जगह ले लेता है। आगे लिखा है, नॉर मस्ट आई फॉरगॉट, नॉर मस्ट आई फॉरगॉट टू से वर्ड, ए वर्ड ऑन। ये है बीवू एक्स। क्या है ये? कैसे पढ़ेंगे इस शब्द को?
बीवूएक। बीवूएक्स का मतलब होता है पड़ाव या अस्थायी पड़ाव। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब ये एक सैन्य शब्द है, जब कोई सेना चलती है और जब वो रात में या कभी छुपती है, तो जिस जगह पर वो अपना अस्थायी पड़ाव डालते हैं, खुला आसमान होता है पेड़ों के झुरमुट के बीच में या जहाँ कहीं भी वो छुप सके, तो इस प्रकार की जो जगह होती है उसको कहते हैं बिवैक्स। तो जो ये कहते हैं अपनी सराय के बारे में कहते हैं कि मुझे अपनी सराय के बारे में कुछ और शब्द भी कहने नहीं भूलने चाहिए। इस बात तक हमने कर लिया, आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। यू कम टू ए माइलस्टोन ऑन ए हिल। ये कहते हैं कि आप किसी मील के पत्थर, माइलस्टोन का मतलब जो सड़कों के किनारे नहीं लगे होते किलोमीटर वाले बाटे, उसको कहते हैं माइलस्टोन। तो यू कम टू ए माइलस्टोन ऑन ए हिल, जब आप किसी पहाड़ी पर किसी माइलस्टोन के पास जाकर बैठते हैं या वहां पहुंचते हैं, और सम प्लेस वेयर डीप वेज मीट अंडर ट्रीज, या जंगल के अंदर किसी ऐसी जगह पर जहां पर किसी गहरे जंगल के अंदर ऐसी जगह जहां कई सारे रास्ते मिलते हैं, तो वहां जाकर आप बैठते हैं, 2 मिनट सांस लेते हैं, एंड गोज ऑफ द नेक्स्ट नैपसैक, अपने बस्ते को, अपने बैग को उतारते हैं, एंड डाउन यू शिट टू स्मोक ए पाइप इन द शेड, और आप अपनी पाइप को निकालते हैं। ये आर.एल. स्टीवनसन खुद एक स्मोकर थे, तो इन्होंने खूब जगह पर शराब का और सिगरेट का, पाइप का जिक्र किया है। तो इससे अपने को पता लगता है कि आदमी लिखते टाइम बहुत सब्जेक्टिव होता है, और इन्होंने तो लिखा ही इसी प्रकार से। तो आप अपने पाइप को निकालते हैं उस शेड में, उस छांव में पीने के लिए। यू सिंक इनटू योरसेल्फ, आप अपने आप के अंदर डूब जाते हैं। सिंक मतलब डूबना, तो आप अपने आप के अंदर डूब जाते हैं। एंड द बर्ड्स कम राउंड एंड लुक एट यू, मैंने आपको पीछे बताया था कि आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, प्रकृति के साथ मिल जाते हैं, तो वो बर्ड्स होते हैं वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको उस लैंडस्केप का या उस घने जंगल का ही एक हिस्सा मानते हैं। तो आपके पास आने से उनको डर नहीं लगता है। जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगलों में, तो जो वन्य जीव होते थे वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि ये जो आदमी है ये प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो जो वन के जीव होते हैं वो आपके पास आने से डरते नहीं है, वो आपके पास बिना किसी डर के आ सकते हैं। लेकिन अगर उनको पता हो कि ये इंसान बाहरी जीवन का कोई व्यक्ति है, ये बाहर से आया है, तो वो आपसे डरते हैं, आपसे दूर भागते हैं। तो आप अपने आप के अंदर खो जाते हैं, और द बर्ड्स कम राउंड एंड लुक एट यू, आपको देखने के लिए, हैरानी से आपको देखने के लिए आते हैं। एंड योर स्मोक डिसिपेट्स अपॉन द आफ्टरनून अंडर द ब्लू डोम ऑफ हेवन। ब्लू डोम ऑफ हेवन ये एक तरीके से मेटाफर है। आसमान है ना, आसमान के लिए कहा है ब्लू डोम ऑफ हेवन। स्वर्ग, स्वर्ग की छत बताया है किसको? खुले आसमान को। और जो आपकी स्मोक है, जो आप पाइप पी रहे हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है वो डिसिपेट्स हो जाता है। डिसिपेट्स का मतलब विलुप्त या विलीन हो जाना। तो जो आपका धुआं है, आपने जो धुआं अपने पाइप से छोड़ा है, वो धुआं ब्लू डोम ऑफ हेवन के अंदर डिसिपेट हो जाता है या विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो आर.एल. स्टीवनसन है वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी बड़ी है। स्वर्ग के अंदर आपका धुआं जा रहा है जिसको विलीन हो जा रहा है, मतलब आप प्रकृति के अंदर विलीन हो जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं कि प्रकृति कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे हैं। एंड द सन लाइज वार्म अपॉन योर फीट, जो सूर्य की किरणें आपके पैरों पर पड़ रही है वो उनको गर्म कर रही है या वो सुखद एहसास दिला रही है। एंड द कूल एयर विजिट्स योर नेक एंड टर्न असाइड योर ओपन शर्ट, जो ठंडी हवा आ रही है, कूल एयर विजिट्स योर नेक, आपकी गर्दन के पास से होते हुए आपके खुले शर्ट के अंदर, बिल्कुल अंदर तक जा रही है, जो आपको एक सुखद एहसास दिला रही है। यानी कि प्रकृति के साथ घुलने मिलने का एहसास है। प्रकृति आपको अच्छा अच्छा महसूस करवा रही है। आपके पैरों को वो जो गर्म किरणें हैं वो अच्छा महसूस करवा रही है, और जो ठंडी हवा है वो आपकी गर्दन के पास से होते हुए आपके खुले शर्ट के अंदर बिल्कुल अंदर तक जा रही है। अगर इस प्रकार के सुखद वातावरण में होते हुए भी ये कह रहा है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी यू मस्ट हैव एन इविल कंसाइंस, अगर आप अब भी इस प्रकार के सुखद वातावरण में होते हुए भी अगर आप खुश नहीं हैं,
if you are not happy in this environment, then you must have an evil conscience. फिर आपकी नियति में कुछ खोट है, आप जरूर से कुछ evil conscience मतलब कुछ पापी प्रकार का विचार अपने मन में लिए बैठे हैं, अगर आप इस प्रकार की माहौल के होते हुए भी अगर आप खुश नहीं हैं। यू में डेली, डेली का मतलब होता है समय व्यतीत करना बिना किसी कारण के, बिना कारण समय बिताना। तो ये कह रहा है कि अगर आप फिर भी खुश नहीं हैं तो फिर आपके अंदर जरूर कोई ना कोई खोट है, आपके व्यवहार में जरूर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है। अगर ये सब नहीं होती तो फिर आप इस प्रकार के शांत, इस प्रकार की प्राकृतिक माहौल में, इस प्रकार के सुखद वातावरण में आप जरूर से खुश होते। आगे लिखता है यू मे डेली एज लॉन्ग एज यू लाइक बाय द रोड साइड। आप उस रोड साइड के किनारे जितनी देर चाहें बिना किसी कारण के समय बिता सकते हैं, आप जितनी देर चाहें उतनी देर रुक सकते हैं। और यही सबसे खूबसूरत चीज है वॉकिंग टूर की। जब आप बिना किसी पीयर प्रेशर के, बिना किसी साथ वाले के, बिना किसी ट्रेन या बस की टाइमिंग के, किसी भी चीज की चिंता ना करते हुए आप लोग जितनी देर चाहें, जितना चाहें, जितना आपका मन करे कहीं पर भी रुक सकते हैं। जब आप किसी के साथ जाते हैं, जब आप कपल या किसी जोड़े में जाते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जाती है, तो उनको एक दूसरे की चिंता करनी पड़ती है, एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है, एक दूसरे के बारे में विचार करना पड़ता है। लेकिन जब आप अकेले जाते हैं, जब आप प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं, तो यही वो खास चीजें हैं जो होती है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लंबा ऐसे है, 1-2 क्लासेस और होंगी, और एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देखें और खुद से भी इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।